आपको ले चलते हैं जयपुर में 40 ऑफिस, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा भी लगातार जुड़े हुए हैं। बीके, आप 40 के ऑफिस में मौजूद हैं, वहां पर हम जानना चाहते हैं कि वहां जो तमाम व्यापारी जो वहां पर सदस्य हैं वो इस बजट को किस रूप में देखते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? दीपक, आप और विक्रम लगातार सुबह से इस बजट की बारीकियां, बजट से पूर्व और बजट के बाद, ये तमाम बारीकियां और जितने भी प्रावधान है बजट के आप लगातार बता रहे हैं। तो यहाँ भी जो A1 टीवी की पूरी टीम ने जिस तरह से आज ये बजट पर काम किया है, 40 की आप ऑफिस में आप देखेंगे कि स्क्रीन पर A1 टीवी देखा जा रहा है और इसी के साथ ये लाइव प्रसारण हो रहा है। हमारे साथ जो 40 का प्रतिनिधि मंडल है, जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, विशेषज्ञ अपने अपने सेक्टर के, इनसे जानेंगे कि यह बजट आ चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये पिटारा खुल चुका है और पिटारे से किसको क्या मिला, इसकी जानकारी करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या रहा बजट से, जो उम्मीदें थी आपकी पूरी हुई? बजट से जितनी उम्मीद थी उतनी पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत पूरी हुई है। और मैं पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर से हूँ। एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने काफी दिया है, काफी बेनिफिट्स डिक्लेयर किए हैं। बट अभी भी चाइना से जो हमें कंपटीशन करना पड़ता है एमएसएमई सेक्टर को, उस कंपटीशन में जाने के लिए अभी ऐसा कोई मेजर बेनिफिट अभी नहीं मिल पा रहा है हमको। उससे हम चाइना से बिल्कुल कम्पीट नहीं कर पा रहे। अभी भी चीन से जो प्रतिस्पर्धा व्यापार के क्षेत्र में हो रही, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीन के से प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, वो नहीं उठाए गए हैं। बलीचंद जैन है, एराटिया से हैं। आपकी स्विच गियर क्या सस्ता हुआ या नहीं हुआ? वर्षों से की मांग है आपकी? हाँ साहब, हमारी मांग थी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पंपिंग सेट लगते हैं, जो सिंचाई के उपकरण होते हैं, पानी के किसानों के एक्सक्लूसिव सिंचाई के ही काम आते हैं, उनमें से हमारे को उम्मीद थी कि टैक्स वो करेंगे 5%। पहले 12 था, उसको 18 कर दिया उल्टा। और वायर और केबल पे भी टैक्स इन्होंने पहले 5% था, उसको 18 कर दिया। हमारी मांग ये थी कि जो वापस 5% करते तो किसानों की आय कुछ दुगनी होने की दिशा में आप बढ़ते। आप उल्टा बढ़ रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि आय दुगनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन पे टैक्स इम्पोज करते हो, तो वो आय कैसे दुगनी होगी? परंतु उम्मीद के विपरीत हुआ। अब वायर केबल ये सब इम्पोर्टेड, जो पंखे, कूलर, मिक्सी, ये इम्पोर्टेड चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते पड़ेंगे इंडिया से, क्योंकि इंडिया के रॉ मटेरियल महंगा। तो आप अगर किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर ट्रेड से संबंधित जो उपकरण हैं उनको सस्ता करना होगा, लेकिन इसमें सस्ता नहीं किया गया। बनेचंद जी नाराज है, निराश हैं। आत्माराम गुप्ता जी रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ स्ट्रेंथन, कुछ वित्त पोषण किया गया है, क्या संतुष्ट हैं आप? इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आम आदमी जो मध्यम दर्जे के मकान खरीदता है उन्हें सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इसमें जो मेन हमारा फोकस था कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, जिससे बहुत बड़े रूप में राहत सबको मिल सकती थी, वो इसमें मिसिंग है। और हम उम्मीद करते हैं इस पर पुनर्विचार पार्लियामेंट करेगी और इसे जरूर करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो पेमेंट किए जाते हैं, ब्याज का पेमेंट किया जाता है, LIC के और ETC के तहत जो रिबेट मिलती है, मूलधन का रिपेमेंट किया जाता है लोन के अगेंस्ट, तो उसकी रिबेट 1.5 लाख रुपए तक ही है मिला करके। तो वो उसके ऊपर भी पुनर्विचार करना था कि ये बहुत सालों से 1.5 लाख की लिमिट चली आ रही है आम आदमी का जो लोन लेता है उसे रिपेमेंट करने के लिए, ये बढ़ा के 5 लाख कम से कम इसमें किया जाना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ रिबेट्स हैं जो कि बहुत आवश्यक थी, उन पे विचार नहीं किया गया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जोर डाला गया है, उससे निश्चित तौर से कि पूरे देश की GDP बढ़ेगी और रियल एस्टेट को भी इससे बूस्ट मिलेगा, चाहे रेलवेज हो, एयरपोर्ट्स हो, और जो ट्रांसपोर्ट्स के टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, नए नए रोड से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो ये पूरे देश की ग्रोथ के लिए है और वो निश्चित तौर से रियल एस्टेट को भी सपोर्ट करेगी। तो रियल एस्टेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बड़ा तो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ अप्रत्यक्ष सहयोग जरूर इससे कुछ न कुछ मिलेगा। तो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफी जोर दिया गया है इस बजट में, ये कहना है आत्माराम गुप्ता जी का, जो बड़े बिल्डर हैं। 40 के प्रेसिडेंट हैं सुरेश अग्रवाल, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि बहुत सारी MSME के पक्ष में और MSME को आगे बढ़ाने का हमेशा से इनका प्रयास रहता है, पुरजोर कोशिशें रहती हैं। तो MSME को क्या मिला सुरेश जी इस बजट में?
एमएसएमई की बहुत टाइम से डिमांड थी, जो कोविड के दौरान बहुत सारी यूनिट्स बंद हो चुकी या आज की तारीख में मरणावस्था में है या बंद होने की अवस्था में है, उनको सरकार ने एक विशेष रियायत दी है। ये एक सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री दोनों को आभार व्यक्त करता हूँ। और 40 की ये विशेष डिमांड इस बार रही थी। साथ ही साथ सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार जो फंडिंग दी है या जो बजट में दिया प्रावधान दिए हैं वो एक अच्छे प्रावधान है। और बजट एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिससे सभी सेक्टर संचालित होते हैं, चाहे वो रेलवे में हो, आवास योजना में हो, चाहे आप पानी के अंदर हो, चाहे एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में हो, सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने प्राथमिकता दी है। साथ ही साथ एक नया बजट में इस बार एक जो नया प्रावधान देखने को मिला वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सरकार का पिछले काफी टाइम से डिमांड व्यापारियों उद्योगपतियों की थी कि हमारे को देश को आगे ले जाना है, तो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा बजट खर्च होना चाहिए। जो हमारे जीडीपी का बहुत कम बजट खर्च हो रहा था, सरकार ने इस बार प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें जोड़ने की कोशिश की है और सरकार ने भी फंडिंग दी है। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे, जैसे कि हम देखते हैं चाइना आज हर एक सेक्टर में क्यों आगे है, उसका एक मेन रीजन ही उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो उम्मीद है कि इसके माध्यम से हम नई नई चीजें, नई मशीनरी, नई योजनाएं ला पाएं और हमारी कॉस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम अपनी कॉस्ट को घटा पाएं। साथ ही साथ स्टार्टअप पे भी सरकार ने अच्छा इस बार ध्यान दिया और स्टार्टअप पे, खासकर कृषि के स्टार्टअप पे सरकार का अनुदान भी है और स्टार्टअप के माध्यम से भी हम अपने युवाओं को जोड़ के उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक जो और अच्छी बात रही है वो स्क्रैप पॉलिसी। स्क्रैप पॉलिसी बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण है कि स्क्रैप की वजह से रोड भी जाम होता है, रोड पे गाड़ियां भी खराब होती है, एक्सीडेंट भी होता है। तो सरकार ने इस बार जो राज्य सरकारें हैं उनको 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया और उस पर एक सब्सिडी भी दी है। उससे दूसरा फायदा होगा कि ऑटोमोबाइल ट्रेड जो है वो भी एक अच्छा बूस्ट करेगा। तो स्क्रैप